स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल। अभी जो ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा था दृष्टि क्विक बुक में, तो उसको हम लोग उसमें इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे, तो साथ ही साथ हम लोग विश्व का भूगोल भी लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं उसकी अलग प्लेलिस्ट है और जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका अलग प्लेलिस्ट है। और प्लेलिस्ट में ही जो मैंने वाइट बोर्ड पर पढ़ाया है खुद अपनी क्लास में, उसका अलग प्लेलिस्ट है। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कीजिए या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक अवेलेबल करा दूंगा। तो विश्व के भूगोल में सबसे पहले आज का जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे, भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास। यहाँ से जो भूगोल का प्राथमिक दौर है वहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रचनाओं को लेकर के, निश्चयवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, आधुनिक भूगोल के जनक को लेकर के, कुछ राइटर्स हैं उनको लेकर के कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक छोटा और एक अच्छा कलेक्शन है इस बुक में, तो हम लोग इसको यहाँ से देखेंगे, इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में बहुत छोटा सा प्रैक्टिस सेट भी दिया गया इस बुक में, तो हम लोग उसको भी हल करेंगे। तो चैप्टर वाइज इधर से वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और दूसरी तरफ से इंडियन ज्योग्राफी, तो ये जल्दी कवर भी हो जाएगा। बाकी बुक्स जो हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा समय कम रहता है इसलिए मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। परेशान ना हो, इत्मीनान से पढ़ें, पढ़ते रहें, चीज़ों को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास में देखें तो इसकी जो ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है वो है जियो यानी कि पृथ्वी, और ग्राफोस यानी कि वर्णन, पृथ्वी का वर्णन इसका अर्थ निकलता है। तो जो पहले शुरुआती अगर देखा जाए तो वर्णनात्मक व्याख्या थी, बाद में ये विश्लेषणात्मक आई। इसमें जियो में कई चीज़ें लगाई गई, लॉजिया, मेट्रिया, आइड्स। तो जियोलॉजिया, जियोमेट्रिया, जियोइड्स, इनका अर्थ भी आपको देखने को मिल पा रहा होगा कि पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। हालांकि क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते। क्वेश्चन ये आता है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया। तो ग्रीक विद्वान थे इरेटोस्थनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए उनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। हालांकि कई ऐसे ज्योग्राफर हैं, कई ऐसे विद्वान हैं जो हिकेटियस को भूगोल का जनक मानते हैं। तो आप ऑप्शन लेके देख के बात करेंगे कि उसमें कौन सा है। तो भूगोल शब्द का पहला जो प्रयोग किया वो इरेटोस्थनीज ने, इस नाते उनको भूगोल का पिता माना जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन ज़्यादातर या कुछ विद्वानों ने हिकेटियस को भी माना है भूगोल का जनक, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन विकल्प को देख करके आप इसको आंसर देंगे। आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वो है कॉस्मॉस। कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है, कॉस्मॉस जो प्रसिद्ध रचना है भूगोल की वो किसकी है? वो थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और यही आधुनिक भूगोल के जनक है। क्यों क्यों इनको कहा जाता है आधुनिक भूगोल का जनक? क्योंकि उन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार पर विकास किया था। इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने आइसोथर्म यानी कि समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले पहले व्यक्ति थे ये। तो जो आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। उनकी रचना याद रखेंगे, कॉस्मॉस। 3 डेफिनेशन है, बहुत पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रैबो, टॉलमी और रिचर्ड हॉटसन से संबंधित हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन स्टेटमेंट को अगर आप याद रखेंगे तो आपको मेंस में भी लिखने के बहुत काम आता है। वैसे ये बहुत आधारभूत सिद्धांत हैं भूगोल के, जो परिभाषाएं हैं। स्ट्रैबो कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। तो स्ट्रैबो इसको बहुत डेप्थ में लेके जाते हैं और अपना किसी डेफिनेशन देते हैं। टालमी ने एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी जो अक्सर कर एग्जाम में पूछा भी गया है कि वह कौन से लेखक थे, कौन से विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को परिभाषित किया कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। इसी प्रकार रिचर्ड हार्टसोन का जो स्टेटमेंट है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। तो तीनों स्टेटमेंट काफ़ी फेमस हैं, इसलिए इनबॉक्स किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो जो शुरुआत से देखा जाए तो सच्चे हिप्पोक्रेटस की बात करें, जो विकास क्रम है, हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया है भूगोल के विकास के दौर में। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने राज्य के गठन पर भौतिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट किया है। 18वीं शताब्दी की बात करें तो भूगोल का लेखन कार्य शुरू होता है और इसमें प्रमुख होते हैं अलेक्जेंडर हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। 20वीं शताब्दी में अगर बात करें तो मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संदर्भ के रूप में भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ। इसी समय 2 गुट बन जाते हैं, एक होता है संभववादी, दूसरी होता है नियतिवाद।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये पॉसिबिलिज्म लिखा हुआ है, संभावनावाद यानी कि संभववाद भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? दरअसल मानव, मैंने आपसे कहा कि 20वीं शताब्दी में मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध कैसा है, मानव पर्यावरण को कितना प्रभावित कर सकता है और पर्यावरण मानव को कितना प्रभावित कर सकता है। इस संबंध को लेकर के दो गुट थे। तो एक था संभववाद। संभववाद कहता है कि मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में संभव है, यहाँ लिखा सक्षम है ना, संभववाद से जोड़िए कि मनुष्य अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है, यानी कि ऐसा संभव है, और वो प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार दोहन करने की योग्यता रखता है। यानी कि पूरी संभावना है कि मनुष्य वातावरण में बदलाव कर देगा, अपने अनुरूप कर लेगा। ये विचारधारा किसकी थी? ये थी वाइडल डी लब्लास और लुसियन फेब्रे। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वाइडल डी लब्लास की, वो है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये पूछा जाता है, तो इसमें उन्होंने समाज की वृद्धि और विकास के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट किया है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से इसमें संभववादी हैं, तो वाइडल डी लब्लास और लुसियन फेब्रे प्रमुख संभववादी हैं। दूसरी विचारधारा क्या कहती है इसी मानव पर्यावरण संबंध को लेके? तो वो है निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, इंग्लिश भी याद रखेंगे। इसमें क्या कहता है? निश्चयवाद को नियतिवाद भी कह सकते हैं आप, जो मनुष्य को थोड़ा सीमित कर देती है। कैसे? मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं और मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब प्रकृति में बदलाव को ये नहीं मानते, ये कहते हैं कि जैसा प्रकृति ढालेगी वैसे ही मनुष्य को रहना पड़ेगा। तो मनुष्य के सारे जो काम होते हैं उसको प्रकृति निर्धारित करती है, वही नियति है, और नियति को जो मानेगा वही नियतिवादी है। और इसके सबसे बड़े समर्थक थे फ्रेडरिक रेटजेल। तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नियतिवाद का समर्थक है, कौन नियतिवादी है? तो फ्रेडरिक रेटजेल है। इनकी जो किताब थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक रेटजेल की जो बुक है उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसमें उन्होंने विश्व के विभिन्न लोगों पर भौतिक पर्यावरण के प्रभावों को स्पष्ट किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो पूछे जाते हैं। तो नियतिवादी कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल, सबसे इंपॉर्टेंट। इसी में आगे एक नव नियतिवाद लेकर के आते हैं, उसी विचारधारा में थोड़ा संशोधन करके नव नियतिवाद, उसका जो है प्रतिपादन करते हैं ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर हुए नव नियतिवादी, जो फ्रेडरिक रेटजेल हैं वो है नियतिवादी, वाइडल डी लब्लास, लुसियन फेब्रे कौन हुए? संभववादी। कई ऐसे हैं लेकिन यहाँ पर इतने 4 लोगों का प्रमुखतया दिया गया है। इसके बाद देखेंगे जो इसमें भूगोल से संबंधित रचनाएं हैं वो इनबॉक्स करी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका तो स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बढ़िया, बहुत अच्छा मैटर इकट्ठा किया गया है। भूगोल से संबंधित रचना आर्यभट्टीय हम देखें तो रचना किसकी है? आर्यभट्ट की। सिद्धांत शिरोमणि रचना है भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय की। इलियड एवं ओडिसी रचना है होमर की। जियोग्राफिका किसकी रचना है? स्ट्रैबो। किताबुल हिंद या भारत का भूगोल अल बरूनी की रचना है। नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिया नेचुरलिस, ये किसकी रचना है? तो ये है प्लिनी द एल्डर। द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, ये है निकोलस जॉन स्पाइकमैन। तो स्पाइकमैन भी केवल आ सकता है, निकोलस जॉन स्पाइकमैन कौन है? तो ये है द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, निकोलस जॉन स्पाइकमैन। कॉस्मॉस किसकी रचना है? कॉस्मॉस रचना है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाई एडकुंडे किसकी रचना है? कार्ल रिटर की। कई बार ये पूछा गया है, नेट का क्वेश्चन है ये। एडकुंडे कार्ल रिटर की रचना है। द ज्योग्राफी टालमी, ज्योग्राफी किसकी रचना है? टालमी की। किताब सूरत अल अर्द अल ख्वारिज़मी की रचना है। एंथ्रोपोजियोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेडरिक रेटजेल की रचना है। तो ये रचनाएं भूगोल की हैं और अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो यहाँ बॉक्स करी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भूगोल की उत्पत्ति और विकास से संबंधित, यहाँ भूगोल का मतलब भूगोल विषय से है कि उत्पत्ति विकास से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो प्रमुख बातें हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर इनबॉक्स किया गया है, उसको थोड़ा देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एनेक्सीमेंडर ऐसे थे जिन्होंने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। तो सीधा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो एनेक्सीमेंडर। किसे आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है? आर्म चेयर ज्योग्राफर। आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है कार्ल रिटर को। तो इन्होंने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया है और इन्हीं को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है।
सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया था? टालेमी। सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जर्मन भूगोलवेत्ता थे वेबर। ये सारे के सारे क्वेश्चन रट के जाइएगा एग्जाम में। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? A.G. टांसले। हार्टलैंड थियरी या हृदय स्थल सिद्धांत किसका है? H. मैकिंडर। समताप रेखाओं का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। सौरमंडल की संकल्पना किसने दी? कॉपरनिकस। पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अर्नेस्ट हैकल। और पारिस्थितिक तंत्र A.G. टांसले। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या की कास्ते द बफन। आधुनिक भूविज्ञान का पिता थे, उनको कहा जाता है जेम्स हटन को। आधार तल की संकल्पना किसने दी? पावेल। भूसंतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया क्लैरेंस डटन। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किया डेविस और पेंकी। अपने अभी भूगोल में आपको पढ़ाएंगे आगे, तो ये सब आपको मिलेंगे। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किया डेविस ने, विलियम मॉरिस डेविस। पैंजिया शब्द का प्रयोग किया वेगनर। तो वेगनर का महाद्वीपीय जब विस्थापन पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। पैंजिया शब्द का प्रयोग किया वेगनर ने। तो ये प्रमुख है जो छोटे छोटे पॉइंट रखे गए थे, पॉइंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन का यहाँ प्रैक्टिस सेट है बुक में, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो ये देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की रचना यहाँ इसमें से कोई भी नहीं है, इनकी जानकारी नहीं है किसने लिखी। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, तो इसमें होगा ऊपर में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया? एरेटोस्थनीज ने। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो नवनियतिवाद का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने। रेडजल जो थे वो नियतिवादी थे, और यहाँ पर जो ग्रिफिथ टेलर हैं, जी टेलर जिनको यहाँ लिखा गया है, तो वो कौन है? नवनियतिवादी। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा गया है, किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? तो आधुनिक भूगोल, इसमें ऑप्शंस जो आपके दिए गए हैं वो होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, आधुनिक भूगोल का जनक। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा भी था। ज्योग्राफिका किसकी रचना है? तो अभी रचना में हमने इसको पढ़ा, आंसर दीजिए। इसका होगा स्ट्रैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभाव्यवाद या संभववाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए, जो संभववाद सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया वेडल डी लाप्लास ने। तो यहाँ पर इसमें विकल्प में कोई नहीं है, इसलिए इसमें जो है आपका हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है कॉस्मॉस किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो कॉस्मॉस अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की रचना है। कॉस्मॉस मैंने कहा था एग्जाम में पूछा भी गया है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निश्चयवाद के समर्थकों में वेडल डी लाप्लास और लुसियन फेब्रे प्रमुख हैं। तो देखिए, वेडल डी लाप्लास और लुसियन फेब्रे जो हैं वो संभववादी हैं। यहाँ दिया है निश्चयवादी, नियतिवादी नहीं, ये गलत हो गया आपका। फ्रेडरिक रेडजल संभावनावाद यानी कि संभववाद के समर्थक माने जाते हैं, तो ये नियतिवादी हैं, ये भी गलत हो गया। तो ना तो 1 ना तो 2, कौन सा सत्य है इनमें? ये जरूर देख लिया करिए कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। अगर यहीं पर लिख देता कौन सा असत्य है तो आपका सी विकल्प सही हो जाता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखा करिए। तो अगला जो चैप्टर हम लोग लेके आएंगे विश्व का भूगोल में, वो होगा ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। इंडियन ज्योग्राफी भी आगे कंटिन्यू रहेगी, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो अभी उसमें जल संसाधन, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद उसमें कृषि एवं पशुपालन का वीडियो आएगा, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और इस बुक को भी ले लेते हैं, तो आप इसके बाद अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी इसको कवर करेंगे। हमारे वीडियोस का फ़ायदा यही है कि जब आप एक बार पढ़ते हैं इन चीज़ों को, समझ जाते हैं कि कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है और हमें कौन सी बात पढ़नी चाहिए, कौन सी बात एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।